दमे गुफ्तार तेरे होंठों से ये रिश्ती हुई बात, जैसे याकूत का सिल चीर के झरना फूटे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी और आप देख रहे हैं ज़ैफ़ियात। आज की पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद। मोरोसियत सियासत में हो तो ये ताना होती है, लेकिन अगर मोरोसियत अदब में ना हो तो फिर भी ये ताना होती है। क्या कहा जाता है कि बहुत से बड़े बड़े शोरा कराम की औलादें उन जैसी नहीं बन पाईं। मीर तकी मीर का बेटा मीर नहीं बन सका, फराज जैसा कोई और पैदा नहीं हो सकता, गालिब जैसा कोई और नहीं आया। लेकिन बहुत सी ऐसी हम शख्सियात देखते हैं जिनके ख़ानदान में ऐसे कौंपलें फूट कर बाहर आती हैं जो उनका भी नाम रोशन करती हैं और आने वाली कई नस्लें पैदा कर जाती हैं। ऐसा नहीं है कि इन अजीमुल मर्तबत शोरा कराम का के औलादों का, उनके ख़ानदान का अदब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बरसगीर पाको हिंद के मशहूर तरीन शायर, हर उर्दू अदब पढ़ने वाला लिखने वाला उनसे बखूबी वाकिफ़ है। जनाब अब्बास ताबिर साहब के भतीजे उमैर मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। आप नौजवान शायर होने के साथ साथ एक्टिव भी हैं, अपनी मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ को भी साथ लिए फिरते हैं। आप यूट्यूबर भी हैं और इनकी पहले तो अचीवमेंट ये है कि आप अब्बास ताबिर साहब के भतीजे, एक ऐसा नाम जिनको दुनिया जानती है। उसके बाद माशाल्लाह यूट्यूब पर भी एक्टिव हैं और यूट्यूब की जानिब से आपको सिल्वर प्ले बटन भी मिल चुका है 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने का। तो हमारे साथ ये मौजूद हैं। इनका क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या एक्टिविटीज़ पहले रही हैं और अब हैं। खूबसूरत नशिस्तों की जान होते हैं, मुख्तलिफ़ मुशायरों में देखे जाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनकी एक गज़ल आप सबके गोशगुजार करते हुए, आपकी नज़र करते हुए बल्कि आपकी जानिब आता हूँ कि कितने यकीन से मुझे धोखे में डाल कर, कितने यकीन से मुझे धोखे में डाल कर, दिल से उतर गया कोई दिल से निकाल कर। बादल बहुत हसीन सही मुझको इससे क्या, बादल बहुत हसीन सही मुझको इससे क्या, तू मेरा और चांद का रास्ता बहाल कर। और ये शेर मुझे बहुत खूबसूरत लगता है आपका। जालिम से रुक नहीं सका पानी फुरात का, जालिम से रुक नहीं सका पानी फुरात का, आंखों तक आ गया है वो रास्ता निकाल कर। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब उमैर मुश्ताक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले बहुत मशकूर हूँ मैं आपका कि आपने मुझे रूबरू करवाया लोगों के और अपने इस प्लेटफॉर्म पे मदऊ किया। थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। शुक्रिया। मैंने भी सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका एक बैकग्राउंड अदबी है, तो आप शायर हैं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ नाजरीन को आप शायर हैं। और यूट्यूब पर भी मैं ये भी बता चलूँ, यूट्यूब पर इनका कोई और एक्टिविटी नहीं है। ज़्यादातर मुशायरों की वीडियोस, इनकी शायरी की वीडियोस और मुख्तलिफ शोरा कराम की वीडियोस। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर किसी शायर की वीडियो आपको कहीं नहीं मिलती तो इनके चैनल पर मिल जाती है माशाल्लाह से। ये भी एक बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं नाजरीन को कि एक नौजवान लड़का जो लोगों के लिए मोटिवेशन का बाइस है और इतनी उम्र भी नहीं है और इतने पक्के सुच्चे शेर कह रहा है इस उम्र में, और एक विरासती चीज़ को लेकर चलना। और उमैर भाई इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए शेर कहते हैं कि कोई चूक ना हो जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, आप बहुत शुक्रिया। और इसका ये सिलसिला है कि मैंने जो शायरी की तरफ में आया, ज़ाहिरी बात है एक नाम है, बहुत कदावर शख्सियत मेरे ख़ानदान में मौजूद है, मेरे चचा अब्बास ताबिर साहब। तो एक लगाव तो था उनसे, खून का रिश्ता था। और शायरी जैसे मैं छोटा था, बिल्कुल छोटा था, क्लासेस में मैं अनकॉन्शियस जब था, तो एक वाक़या आपको बता दूँ उस वक्त का मैं कि मेरी उनसे कैसा रिलेशन था। जी जी। उस वक्त चाचू की बुक्स आती थी जब हमारे घर में, उनकी तस्वीर होती थी उस पर। मैं बोल नहीं सकता था, लाइक जैसे बच्चा होता है 1-2 साल का। तो उनकी मुझे ना और किताबें दिखाते थे, क्योंकि चाचू लाहौर होते थे तो वो आते नहीं थे, कम आते थे। मुझे ना वो घर वाली मेरी फुप्पोज होती थी, तो वो मुझे किताबें दिखाती थी। किसी और शायर की किताब दिखाई है, मैं कहता था हाँ। वो मुझे फिर किसी और की किताब दिखाते थे, मैं कहता हाँ। जब वो मुझे चाचू की किताब दिखाते थे ना, तो वो मैं पकड़ के चूम लेता था। उन्हें पता चल जाता था कि इसको पहचान हो गई है चाचू की। सही। तो ये सिलसिला मैं समझता हूँ कि शायद वहाँ से भी। और उसके बाद फिर मैं मैट्रिक मेरी हुई और ग्रेजुएशन से पहले एफएससी में भी मैं थोड़ा सा एक्टिव रहा इस चीज़ में। मुझे ज़ौक़ हो गया था। मुझे तब अंदाज़ा हुआ कि ताबिर साहब की शायरी का, और मैं एक ना जुड़ गया इस सिलसिले से
इसी तरह फिर यूनिवर्सिटी में मैं गया और वहाँ से भी वो सारे सिलसिले बैतबाजी में मैं अपनी जिस यूनिवर्सिटी में अपने सोसाइटी का हिस्सा भी रहा, ज़बरदस्त। और उसके बाद ये सिलसिला सारा प्रॉपरली शुरू हुआ। माशाल्लाह। तो इस उम्र में शायरी करना लोग जज भी करते हैं कि इस उम्र में क्या रोग लग गया, वो तो एक वक्त गुजर जाए, हर चीज़ को फिर साथ साथ लेके भी चलना होता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं और मैं इस चीज़ के इस्तिफादा भी कर जाता हूँ कभी कभार, मैं अपने ऊपर जो है ना इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ कि यार नहीं, इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि शायरी एक तो आपने एक तीर छोड़ा हुआ है। सबसे पहले ये कि हज़ारों अल्फाज को, जुमलों को इकट्ठा करके 2 मिसरों में लेकर आना आपने, ठीक है। फिर वो 2 मिसरे हज़ारों जुमलों का एक मजमुआ है, जी बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद 2 मिसरे पूरी गज़ल बनानी है, बड़ा खून सड़ जाता है इसमें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप बाकी चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं और शेर इतनी सहूलत के साथ कैसे कह रहे हैं? तो आप गाइडलाइन भी ले रहे हैं अब्बास ताबिश साहब से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका मामला ये है कि ताबिश साहब क्योंकि मौजूद हैं, अल्लाह उन्हें और लंबी ज़िंदगी दें, वो हमारे साथ इस तरह एक ट्यूटर की तरह मौजूद होते हैं। ज़बरदस्त। वो एज अ फादर हमारे साथ मौजूद होते हैं और सब चीज़ें वो सिखाते हैं। सही। और जब शेयर नहीं हो रहा होता या मैं अपनी एक्टिविटीज़ में बिज़ी हो जाता हूँ, मेरी स्टडीज़ हैं या मेरी जॉब चल रही है, ये जो भी मसरूफियात हैं, तो वो पूछते हैं बाकायदा, आप शेर नहीं कह रहे? तो मैं उनको कहता हूँ कि ना शेर नहीं हो रहे, मैं मसरूफ़ हूँ, ये वो। तो आगे से वो डायरेक्टली उन्होंने कभी डांटा भी नहीं है, इनडायरेक्टली वो मुझे किसी ना किसी मिसाल से ये कहते हैं कि तुम शेर नहीं कह रहे ना, तुम समझो कुछ भी नहीं कर रहे, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। फिर उनसे मुलाकात, फिर शायरी पे गुफ्तगू, फिर वो खुद पूछते हैं कोई शेर हुआ ताज़ा। सही। तो एक जो एक झिझक है कि मैं उनको, वो मुझसे पूछेंगे और मैं उनको क्या बताऊंगा। हाँ, वो एक तो ये मोटिवेशन झिझक भी और है। ये मोटिवेशन है, ये Yes. एक डर है, ये मोटिवेशन है Yes. जो शेर पे मुझे लाइक मैं इस पे हूँ कि मैं शेर कहता हूँ। ज़बरदस्त है जी। तो ये उनके चचा जान के अलावा भी कोई है फैमिली में शायर, और अदबी माहौल और भी कहीं से मिल रहा है? नहीं, इस तरह हुआ कि फैमिली में अदबी माहौल है। एक तो चचा जान थे और अदबी माहौल मेरे अब्बा जी मुश्ताक अहमद साहब, वो मज़ामीन लिखते थे अच्छा। व्हेन ही वाज यंग। ओके। उन्होंने वो भी बहुत, उन्होंने तालीम से, हमारे घर में बहुत सब तालीमी लोग हैं, तालीम से जुड़े हुए हैं और उनका जो शोबा है वो भी उस्ताद है। मेरे अब्बा जी हैं मेरे घर में, मेरी फैमिली में मेरे चाचा भी जो हैं वो प्रोफेशन से एक टीचर हैं। अच्छा। मेरी जो ददियाल है वहाँ पे भी काफ़ी टीचर्स हैं, मेरे नाना अबू, मेरे ननियाल सब टीचर्स हैं। तो एक अदबी माहौल वहाँ पे था। सही। कि वहाँ पे अगर हम, छोटा हूँ, मैंने एक शायरी की किताब पढ़ रहा हूँ, चाचू की मैं पढ़ रहा हूँ, शायद अगर मैं किसी और की पढ़ता या चाचू ना होते अब्बास ताबिश साहब, तो मैं इस तरफ ना भी आता। उनकी मैं किताब पढ़ रहा हूँ, उनके मैं शेर पढ़ रहा हूँ, घर वाले भी देख रहे हैं, ठीक है वो चचा की किताब पढ़ रहा है। तो एक वो मुझे ज़ौक़, लाइक घर वालों ने भी इस चीज़ की परमिशन थी, उनको उनके इल्म में था कि ये चीज़ें चल रही हैं, तो वो बिल्कुल वो ले के साथ साथ, वो ताबिश साहब का इसमें बहुत बड़ा रोल है। उसके अलावा जो है वो फिर शायर हैं जो हमें वो मुताले के लिए असातिज़ा कहते हैं, वो शायर हैं, उनका मुताला ज़रूरी होता है और ये मामला है। अच्छा, फील्ड आपकी और है? जी बिल्कुल, फील्ड मेरी और है। मेरा लाइक मैंने स्टडीज़ की, मैंने जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से ग्रेजुएशन की, ठीक है, फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में, और उसके बाद अभी मेरा एमफिल चल रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। तो लेकिन बस वो शौक था और वो सारी चीज़ें, तो वो मुझे लेके इधर आ गई। आप साथ साथ इसको मैनेज कर रहे हैं? साथ हो रहे मैनेज। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात करता चलूँ कि आप अभी वो चीज़ विरासती ही चल रही है माशाल्लाह से। अब्बास ताबिश साहब का नाम, जैसा कि यू सेट कि आपके वालिद साहब भी जो है वो राइटर थे भी और हैं भी। जी जी। ये बड़ा एक असर होता है। अच्छा, ये असर भी होता है, ये फैज़ भी होता है, फैज़ का बहुत बड़ा किरदार है इसमें। तो इस चीज़ को, अच्छा, कुछ लोगों के घरों में नगीने मौजूद होते हैं, हीरे मौजूद होते हैं, जिस तरह कि आपने इससे फ़ायदा उठाया, फ़ायदा भी उठाया नहीं, उठवाया गया है, अल्लाह ने उठवाया, ठीक है। तो लेकिन कुछ लोग इस चीज़ से फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, बल्कि उनको भी पता ही नहीं होता, वो एक घर की मुर्गी दाल बराबर। यहाँ पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, ये पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। कुछ लोग ऐसे हमारे घरों में मौजूद हैं जिनको ज़माना प्रेस कर रहा है, यार क्या कहने, क्या इनकी खिदमात है और क्या बाकी मामला इनके चल रहे हैं, ठीक। लेकिन जब हम घर में मौजूद उस इंसान की कदर नहीं कर रहे तो फिर उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई पॉइंट आया जब आपको पता लगे कि यार यहाँ पे मैंने जो है ना वो लाज रखनी है शाह जी की, तो मैं किस तरह मैं नहीं रख पा रहा हूँ, वो नाजुक मोड़ कभी आया हो? ताबिश साहब की, हाँ जी। वो इस तरह है कि जब मैं शेर कहता हूँ तो वो शेर
मेरे जहन में ये चीज़ होती है जी कि मैंने ये शेर सुनाना है अगर कहीं पे जाके, या इवन ताबिश साहब को भी सुनाना है। एक स्टैंडर्ड है जो मेरा है शेर कहने का, जिस पे ताबिश साहब भी मेहनत कर रहे हैं। जी जी वो नौजवानों को वैसे भी करते रहते हैं, तो एक स्टैंडर्ड उनका है, ताबिश साहब का एक उनकी साख्त है। बिल्कुल। तो इस चीज़ का जहन में रहता है कि मैं यार शेर अगर कह रहा हूँ, और दूसरी साइड पे ये भी बिल्कुल है इक्वल कि मैंने जैसा भी शेर कहा, अगर मैं कोई ऐसा शेर कह रहा हूँ, कोई लाइक चल रहा है, कोई ट्रेंडिंग चल रही है, कोई चीज़ मौजू चल रहा है, जी 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 जो आजकल जैसे कोई वबा आ जाती है, जी जी उस कोरोना आया, उस पे लोगों ने शेर कहे, उसे मोहब्बत से रिलेट किया। अगर मैं वैसी चीज़ें कर रहा हूँ तो कभी भी मुझे उन्होंने रोका नहीं है सही कि आप ऐसा शेर ना लिखो या ऐसा शेर ना सुनाओ, कभी भी उन्होंने मुझे नहीं रोका। ठीक। और फिर लेकिन उनको सुनाते हुए जब मैं उनको गज़ल दिखाता हूँ, एक शर्म होती है, एक झिझक होती है, एक डर होता है कि मैं उनको ये दिखाऊंगा वो क्या कहेंगे या क्या लिख रहे हो। इसी तरह उनका जो बैरियर पास हो जाता है ना जिस चीज़ से, वो मैं उनको सुना देता हूँ, फिर मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती। बस ये सनद है। हाँ, ये सनद हो ये जाती सनद है, है। ये सनद हो जाती है। मैं अपने जब कभी दोस्तों को कहता हूँ यार मैं अभी सिलसिला शुरू किया मैंने शायरी का, तो लोगों के यार ये मुझे कमेंट्स करते हैं, लोगों के जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। एक तो है ना हमारा तालीम इस तरह की गई है कि आपने किसी चीज़ को वो नहीं करना, आपने एक्सेप्ट करना, सही। किसी को भी जवाब नहीं देना उस तरह से। मुझे मेरा दोस्त यही कहता है कि यार वास्तवी साहब ने ये शेर सुन लिया ना, उन्होंने ओके कर दिया तो किस चीज़ की टेंशन है। तो ये बड़ा फैज़ है और मैं अल्लाह का भी शुक्र अदा करता हूँ, ये मामला है शेर कहने का और आगे जाने का। सही। नहीं, आपको माशाल्लाह आगे और भी बोल लेकर जाएगा। मुझे शायरी में सबसे अच्छा शायर ऑब्वियसली आप अब्बास तवी साहब का नाम लेंगे, इनके अलावा भी कोई बताइए। जी बिल्कुल, लियाकत अली आसिम साहब हैं। अच्छा। और इसी तरह जमाल एहसानी साहब हैं। जमाल एहसानी साहब को मैं पढ़ रहा हूँ आजकल, क्योंकि अभी मेरी 23 ईयर्स एज है, मैं शेर कह रहा हूँ और अभी प्रॉपरली मेरी वो जारी है, मेरी ना मुझे वो सिखा रहे हैं और मेरी क्लासेस जैसे कह सकते हैं। सही। तो जमाल एहसानी साहब हैं, वो चल रहे हैं मुताले में। लियाकत अली आसिम साहब को मैंने पढ़ लिया हुआ। गुलाम मोहम्मद कासिर साहब हैं, और वो एक शायर हैं शकीब जलाली साहब का मैंने मुताला किया हुआ। ज़बरदस्त। तो ये इन चीज़ों से मैं गुजर रहा हूँ। और बाकी ताबिश साहब की मैंने किताबें जो हैं उनकी 6 किताबें आ चुकी हैं, वो मैंने पढ़ चुका हूँ माशाल्लाह। तो इस तरीके से अब मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पढ़ रहा हूँ शायरी। सही है, ये सिलसिला जारी है अभी और मेरा से रहना भी चाहिए। हाँ जी, ऑब्वियसली बिल्कुल। इंसान, मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि इंसान अगर अच्छा लिखना चाहता है ना, अच्छे शेर कहना चाहता है, तो वो कई हज़ार शेर पहले याद कर ले ताकि उसके इस जहन में स्केच दर स्केच बनता चला जाए। तो आगे हम चलते हैं कि मैंने अब ये पूछा आपके कि शायरी में आपको कौन अच्छा लगता है, किनको पढ़ते हैं, किस शायर को देखकर लगता है कि ये अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ शायर है, ये अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ शायर है और शेर भी बड़ी सहूलत के साथ कह रहा है, और किस शायर, मैं इसी से रिलेट करके अब सवाल करने लगा आपसे, जी जी जी। किस शायर को देखकर लगता है कि ये शायर ना ही होता तो अच्छा था? नहीं, अल्लाह ने जो भेजा हुआ शायर है उसका तो मैं आपको फिर भी बता सकता हूँ, लेकिन दूसरे वाला मामला ऐसा कुछ नहीं है कि सही बात है। अब हम जब शेर, आप भी कहते हैं आप भी शायर हैं, बिल्कुल। जिस तरह शेर कहा जाता है और जिस तरह इंसान के अंदर जो है वो खून जहाँ पे बह रहा होता है फ्लो, वो उस तक जाके इसका असर होता है। जब हम जोर लगाते हैं ना तो ज़हन की तरफ हमारा ब्लड का प्रेशर जाता है। शेर कहने में इतनी मेहनत होती है, कई मौज़ूआत ज़हन में जुड़ाने पड़ते हैं, हाँ लाने पड़ते हैं। तो जो बंदा शेर कह रहा होता है, हम उसे कहें कि यार इसको अल्लाह ने भेज के जो है ना वो हम पे वो कर दिया, अज़ाब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ शायर हैं जिनको अल्लाह ताला ने ऐसा उनको मकबूल किया, अल्लाह ने उनको इज़्ज़त अता की, और उन्होंने जिनको वाकई लगता है कि अल्लाह ताला ने इनको इज़्ज़त दी है, अल्लाह ताला ने इनको भेजा है, जिन्होंने आके काफ़ी लोगों को शायरी की तरफ लगा दिया, सही ट्रेंड ही उठा के उन्होंने चेंज कर दिया, वो कुछ नाम है। और उनका मैं समझता हूँ कि मेरी पर्सनैलिटी पे भी कुछ ना कुछ कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली असर है कि वो चीज़ें, क्योंकि मैंने 19 में जब शायरी शुरू की तो उन दिनों में ताबिश साहब का एक सारी चीज़ें मैं मुताला कर रहा था, उनकी मैं वीडियोज़ एडिट करता था। उस वक्त ना मेरा चैनल था, वो मैं आपको बताता हूँ बाद में चल के। तो उन लोगों का भी कहीं ना कहीं असर है मेरी पर्सनैलिटी पे कि लोगों के सामने आने, मैं मतलब स्टेज पे आता हूँ, मैं किसी को देखता हूँ कि यार इन लोगों की पजीराई हो रही है, ये सब चीज़ें हैं। शेर कहने की जो है ना अंदर एक चीज़ पैदा हो जाती है, फिर आपने कैसे चलना है, जो चीज़ें हैं आपको साझा की ज़रूरत है, वो और चीज़ है। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं, उनके नाम मैं आपको मैं 2-4 लोगों के नाम बताता हूँ। जैसा कि सबसे पहले तहज़ीब हाफ़िज़ साहब मौजूद हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दें, और उन्होंने आके शायरी को
एक तरह से इनकलाब जैसे आप लाते हैं किसी चीज़ में। लोग जुड़े हुए नहीं थे, जी। नौजवान लोग थे, वो शायरी से महजूज होते थे। ये इनका कंट्रीब्यूशन जी, कह इनका सकते हैं कि contribution नौजवानों को है, अदब की तरफ बिल्कुल, ले आए। बिल्कुल। ठीक, तो इसी उनके हम असर जो है उमैर नजमी भाई हैं, मैनेज में अम्मार इकबाल हैं, जबरदस्त। और दूसरा हमारे जो हैं जवाद शेख भाई हैं। इसी तरह उनसे कुछ सीनियर्स में चले जाएं तो अजहर फराक साहब हैं, सही। और कुछ और लोग भी हैं जो उनके सीनियर्स हैं। तो ये सब लोग जो हैं, ऐसा लगता है कि ये जो एक सेट करते हैं ना, ट्रेंड सेट कर रहे होते हैं, और वो ऐसा ज़ाहिरी बात है अल्लाह की तरफ से होते हैं, वो अल्लाह ताला ने भेज दिया है। जो उनसे फैज़ ले ले, जो लोग नहीं हैं वो पहले भी चल रहे हैं, वो बाद में भी उन पे असर नहीं पड़ना। तो ये वो लोग हैं। ठीक, अभी आपने चूँकि खुद ही ज़िक्र किया यूट्यूब का भी, तो हम इसी की जानिब आते हैं कि यूट्यूब का सफ़र कैसे शुरू हुआ, क्या इसके पीछे मोटिवेशन क्या थी? एक लड़का जो अपनी स्टडीज़ के साथ-साथ शेर भी कह रहा है, बाकी एक्टिविटीज़ भी देख रहा है, उसको क्या ज़रूरत पड़ गई यूट्यूब पर आने की, ये पंगे भी लेने की कि उसके वो थंबनेल्स और ये सारी एडिटिंग पूरे एक मिथ है, पूरी एक टाइम टेकिंग कंज्यूमिंग चीज़ें हैं। तो इस तरफ कैसे आए? नंबर 1 चीज़। नंबर 2 ये कि आपने माशाल्लाह से एक माइलस्टोन अचीव किया है जिसमें आपको 100 के सब्सक्राइबर्स मिले, आपके माशाल्लाह व्यूज़ भी बड़े अच्छे जाते हैं, मैंने खुद भी सर्च आउट किया था। तो वो कैसे था? ये क्या हुआ? कोई एक वीडियो वायरल होने के बाद हुआ या कंटिन्यूसली थोड़ी हाइप क्रिएट होती गई? सही है। जहाँ से मैंने शुरू किया जी 2017 में, जब मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था, यस तब जो व्लॉगर्स हैं ना, वो वीडियोस बनाते थे, कॉमेडी स्केचेस आते थे। एक यूट्यूबर थे, उनका खुजली फैमिली के नाम से चैनल था उनका, जी, रज़ा समूह। उनका नाम था रज़ा समूह। उनकी वीडियोस मैं बहुत अरसे से देखता था, सही। और कहीं ना कहीं मुझ पे उनकी पर्सनैलिटी का असर हो गया। जैसे मैं दोस्तों में जा रहा हूँ, मैं एफएसी में हूँ, और एक शरारत वाला जो एक होता है उसमें फैक्टर, वो मुझ में मौजूद था। दोस्तों में मजाक चल रहा है एफएसी में भी, और उससे आगे यूनिवर्सिटी में भी। तो एफएसी में एंड में जाके मैंने दोस्त के साथ प्लान कर लिया कि हमने यार इस चीज़ को लेके चलना है, हम भी स्केचेस बनाते हैं। 2017 to 18 में हमने एक चैनल बनाया। दोस्तों की भी अपनी तालीमी जो है वो सरगर्मियाँ थी, वो बिजी थे मुख्तलिफ शहरों में। जब हम इकट्ठे होते थे मेलसी में, हम व्लॉग टाइप, हमने एक चैनल बना लिया था। हमने यूट्यूब पे चैनल बनाया, कोई और चैनल, ये वाला उमैर मुश्ताक वाला चैनल नहीं। उस पे हमने जनाब जी अपनी व्लॉगिंग, कॉमेडी, स्केच बनाते थे, बाकायदा लिखते थे, हम उसको बनाते थे, उसकी एडिटिंग होती थी, उसको पोस्ट करते थे, उसको पोस्टिंग, उसकी बूस्टिंग वगैरह सब कुछ हमने किया। हमने कोई 1-2 साल 2019 तक हमने ये काम किया। हमने फ़नी वीडियोस बनाई, ऑलमोस्ट 45 वीडियोस हमने बनाई, जो कि बाद में प्राइवेट कर दी थी। और उसी दौरान उसका जब एंड हो रहा था, हमें मालूम हो गया कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है। साथ साथ एक शेरी जो फ़िज़ा थी वो भी मुझ में मौजूद थी। मैं मेरे दोस्त से शायर में मुशायरों में जाता था, बहुत अच्छे से वो मिलते थे। तावी साहब का मैं उन्हें इंट्रोडक्शन करवाता था, मैं उनका भतीजा हूँ। उस वक्त मैंने अपना शायरी वाला चैनल स्टार्ट किया। 2019 के स्टार्ट में मैंने प्रॉपर काम शुरू कर दिया, और बल्कि 2018 के एंड में मैं दोस्तों के साथ जब जाता था मुशायरे में, तो मैं उनकी ना मुशायरे की रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन पे कर लेता था। कोई नशिस्त हो रही है, मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया, कोई मुशायरा हो रहा है, वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, वो आके मैं अपने चैनल पे पोस्ट कर देता था, अपलोड कर देता था। शायर को भी मैं बता देता था, वो भी खुश हो जाते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से मेरे दोस्त मुझे साथ लेके जाते थे, और मैं जाके सारे वहाँ पे वीडियोस वगैरह पूरा मुशायरा कवर करता था। यही सिलसिला लाता मुझे शायरी की तरफ भी ले आया, और मेरा चैनल भी चलता रहा। सही हो गया। तो ये वो मेरा एक सवाल बीच में रह गया कि वो 1 लाख, हाँ, लाइक सब्सक्राइबर जी मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद ये हुआ कि मैं उनके पास जाता था, वो वीडियोस में बनाता था, मुशायरा मैंने अपलोड कर दिया। उसके साथ साथ जिन लोगों तक मेरी एक्सेस नहीं थी, जो लोग शायरी जिनकी अच्छी थी, जो या पॉपुलर लोग थे, उन तक मेरी एक्सेस नहीं थी, उनकी शायरी मैं सुनता था, उनके मैं क्लिप्स एडिट करता था, उनको भेजता था, करें ना करें वो आगे, जैसे क्योंकि मेरा टैग होता था ना, वो अगर लगा देते तो अच्छा लगता था कि उमैर मुश्ताक ने ये पोस्ट किया, उसका इंतखाब है, वो मैं अपने चैनल पे भी लगा देता था। ऐसे मैं काफ़ी लोगों की लगाता रहा जिनसे मैं मिला भी नहीं। साथ मेरा मुशायरे वाली वीडियोस भी लग रही थी, वो वीडियोस भी लग रही थी। उनमें से एक इंडिया के शायर का मैंने क्लिप लगाया, इजाज कमर साहब का। ठीक है। उसके देखते ही देखते कुछ ही माह में 4 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन, 7, 8, 9, 10, वो जब 8 to 9 मिलियंस पे वीडियोस पहुंची ना,
उसके साथ साथ मेरा चैनल जो है वो सारा थोड़ा सा बूस्ट अप हो गया। ठीक है। बाकी वीडियोस भी उनकी चलने लगी और पता नहीं वो कैसे वायरल हुई, किस तरह से हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी दोस्त भी हैरान, मैं भी हैरान, जो मेरे साथ साथ चले हुए थे और जिनके फ्यू थाउजेंड्स अभी हैं सब्सक्राइबर्स, तो मेरे लाख क्रॉस कर गए। सही। और शायरी से उनकी एजाज कमर साहब की शायरी से वायरल हुआ, 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक भी मैं पहुंच गया। मतलब ये मैं बाद में पहुंचा था, लेकिन उस वक्त एजाज कमर जो थे वो ही वाज अ की हाँ इन माई सक्सेस ऑफ माई यूट्यूब चैनल। मेरा चैनल जो है बहुत बूस्टअप हो गया। उसके बाद फिर मैंने वो थोड़े मसाइल यूट्यूब चैनल के साथ मेरे आ गए। अच्छा। रीयूज का मामला आ गया कि मैंने वो वाला कंटेंट जैसे मैं एडिट करके लगा रहा हूँ, कुछ मुशायरे होते हैं दुबई में, वो चैनल वो किसी को परमिशन नहीं देते कि आप हमारी वीडियोस लगाओ। हाँ, इश्यूज होते हैं। उन्होंने चैनल पे स्ट्राइक्स भेजना शुरू कर दी। अभी मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ था। सही। वो करते कराते मैंने ना अपना काम जो कर रहा था उसको मैंने ज़्यादा कर दिया। मैं बैग ले लेके अपना ये पूरा सेटअप लेके मुशायरों में जाने लगा। वहाँ पे मैंने जाके वो पूरी वीडियोस बनानी है, पूरा मुशायरा जाके घर पे आके एडिट करना है, यानी वो मैंने मेहनत शुरू कर दी उस वक्त ना। साथ ही साथ मैंने वो वाली वीडियोस डल करना शुरू कर दी जो जिन पे रीयूज था या यूट्यूब को या किसी ओनर्स को मसला था, अपना कंटेंट में लेके आया। तो उसमें फिर भाग दौड़ मुशायरों में जाना, बैग लेके जाना। और उस वक्त मैं नॉन शायर था और तब कोई मुश्किल नहीं लगता था मुझे। तो उस वक्त ये सीन था। फिर करते कराते मेरे लास्ट ईयर में जो है 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए, इसी शायरी से ही। अल्लाह ताला ने इस शायरी के ज़रिए ही यानी इतना फैज़ हुआ कि हमारे ख़ानदान पे मैं समझता हूँ कि शायरी का अल्लाह ताला ने जो है ना बहुत फैज़ है कि शायरी से हमें बहुत फ़ायदा हुआ और काफ़ी चीज़ें मिली हैं। तो चैनल भी 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुँच गया और अभी भी शायरी चल रही है। ठीक है। यहाँ पर नौजवानों के अज़हान में बहुत से सवालात होंगे एक नौजवान शायर को देख के। अच्छा, शायरी के साथ साथ यहाँ पर यूट्यूब का भी जिक्र हो गया। अब यूट्यूबर्स यहाँ पे पूछेंगे कि आपके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं तो अर्निंग कितनी होती है? अर्निंग कितनी होती है? अर्निंग का मामला सब्सक्राइबर्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है। सिर्फ उस वक्त ताल्लुक होता है जब आपके 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं होते। सही। जब आपके 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, 4000 वाचिंग आवर्स हो गया, वाच और टाइम हो गया, आपको पता ही है इस चीज़ का। उसके बाद आपके लगते हैं एड्स। ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपके एड्स लगते हैं। उसके बाद मामला सारा आ जाता है आपके व्यूज़ पे। उसके बाद आपको जो पैसे मिलने हैं वो आपके सब्सक्राइबर्स का कोई ताल्लुक नहीं है उससे। सही है। ठीक है। हाँ, उसके बाद कितने पैसे मिलते हैं, कैसे पैसे मिलते हैं, उसका फिर व्यूज़ पे होता है। आपकी जो वीडियो की ड्यूरेशन होती है ना, फॉर एग्जांपल 1 मिनट की वीडियो है, पाकिस्तान और इंडिया का सीपीएम बहुत लो है। ठीक है, एक सीपीएम होता है और वो अगर वो ना फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है, यूरोप कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान। और फिर हमारी जो शायरी है, मैं तो शायरी का ही बताऊंगा ना। शायरी है ये हमारी गुफ्तगू में शामिल होती है। अब हमारी पॉडकास्ट चल रही है ना, अब इसका कोई अलग से यूट्यूब की कैटेगरी नहीं है। म्यूजिक की है, कॉमेडी की है, मूवीज की है, सब चीज़ों की है। पोइट्री की कोई कैटेगरी नहीं है। हम इसे एंटरटेनमेंट भी नहीं कह सकते। इसको हमने पीपल एंड ब्लॉग्स में रखना होता है, ना चाहते हुए भी कि हमारी गुफ्तगू है। तो आम गुफ्तगू पे जो वो हमें पैसे दे सकते हैं वो उन्होंने उस कैटेगरी में लगा के। अब मेरी वीडियो फॉर एग्जांपल चल रही है, उस पर व्यूज़ आ गए हैं, कोई 1000 व्यूज़ आ गए हैं, तो पाकिस्तानी सीपीएम अगर मेरी 1.5 मिनट की वो वीडियो है, 1000 उस पर मेरे व्यूज़ आ गए हैं, 1000 लोगों ने, अलग नए लोगों ने देखा, अलग अलग लोगों ने, एक ही बंदे ने 1000 बार नहीं देखा, तो वो तकरीबन जाके आपके मैं समझता हूँ $1 ऑलमोस्ट आपका बनता है। 1500 व्यूज़ हैं आपकी 1-2 मिनट की वीडियो है, आपका $1 मुश्किल या $2 उस पे बनेंगे। आसान काम नहीं है। आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। इस व्यूज़ को आप लेके जाओ लाखों तक। शायरी कौन सुनता है इतनी, मतलब ठीक है। इस चीज़ों को आप वहाँ तक लेके जाओ, फिर आप एक संगे मील को अबूर करो। बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अल्लाह ताला साथ देते हैं। शायरी हो, कोई भी वो आपकी फील्ड हो, आपका शौक हो, आपकी मेहनत हो, वो रंग ले आती है। ज़बरदस्त। तो अपनी कोई ऐसी गज़ल सुनाएं जो मुख्तलिफ मुशायरों में पढ़ी हो और बड़ी दाद वसूली हो। ज़रूर। और आपको आपके दोस्त मिलकर भी कहते होंगे ऐसे यार वो वाली गज़ल सुनाना। गज़ल देखिए कि यकीन कर के मेरा ज़ब्त आज़माती है। वाह। यकीन कर के मेरा ज़ब्त आज़माती है। वाह। तेरी तरफ से अधूरी खबर जो आती है। क्या कहने। ख्याल में भी कभी उसको छू नहीं पाते। ख्याल में भी कभी उसको छू नहीं पाते। ख्याल में भी कभी उसको छू नहीं पाते। हमारी नाव तो सहरा में डूब जाती है। आए क्या कहने भाई उमैर साहब, वाह। ख्याल में भी कभी उसको छू नहीं पाते। हमारी नाव तो सहरा में डूब जाती है। संवर चुकी थी जो दुनिया तुम्हारे होते हुए। वाह, संवर चुकी थी। संवर चुकी थी जो दुनिया तुम्हारे होते हुए।
तुम्हारे बाद मुसलसल बिखरती जाती है। वाह वाह वाह, क्या कहने। संवर चुकी थी जो दुनिया तुम्हारे होते हुए, तुम्हारे बाद मुसलसल बिखरती जाती है। ये मैंने बाल बिखेरे हैं पेड़ ने पत्ते, वाह। ये मैंने बाल बिखेरे हैं पेड़ ने पत्ते, तेरी जुदाई तो हर शय पे छाए जाती है। क्या कहने, बहुत उम्दा। चराग अपने मुशक्कत में देख लेंगे अभी, चराग अपने मुशक्कत में देख लेंगे अभी, वाह। दिए की लौ जो हमें रास्ता दिखाती है। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आखिरी शेर है कि मैं अपने ख्वाब की ताबीर कर चुका हूँ महर, मैं अपने ख्वाब की ताबीर कर चुका हूँ महर, मैं जानता हूँ ये खुशबू कहाँ से आती है। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत ही आला। तो उमैर भाई ये बताएं कि आपकी नज़र, अच्छा मैं किसी तजर्बाकार शायर से पूछता हूँ तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये जवाब देगा कि शेर क्या है, उसके नज़र में शेर कहना किसे कहते हैं, किसको देखकर कहा जाता है। कुछ लोग शायरी करते हैं रेवोल्यूशनरी, कुछ लोग हुस्न परस्त होते हैं, कुछ लोग कुदरत को देख के शेर कहते हैं। तो आपकी शायरी में मिक्सअप सा मुझे चीज़ नज़र आई है, मोटिवेशन भी बड़ी है इसमें। तो वो मिक्सर देख सकते हैं हम कि वो कहाँ से आ रहा है। तो मेरा सवाल अब उनको बियॉन्ड द डेड पर्सन कि आप क्या कहते हैं कि शेर क्या चीज़ है, शेर कैसे कहा जाता है, इसको कहते हुए कितनी सहूलत और कितने जो है वो दिमाग के दरीचों को खोल के शेर लिखना पड़ता है। बिल्कुल। शेर फर्स्ट ऑफ ऑल जो शेर है, जो हम शेर कहते हैं या शेर सुनते हैं, या इसको हम कह सकते हैं शेर को आप एक कला जैसे कहते हैं, एक फन पारा जिसको हम पीस ऑफ आर्ट कहते हैं, ये शेर है। उसके अलावा शेर का शऊर वाला मामला है। सही, शऊर से ये शेर होता है, यानी एक शायर जो होता है उसका एक आम इंसान से उसको ज़्यादा शऊर होता है, उसको नॉलेज होता है, उसकी अपनी सोसाइटी पे नज़र होती है। जैसे वो कहते हैं ना कि ऑब्जर्वर होता है। और ये बात शुरू से हम पढ़ते थे कि जो शायर होता है वो उसकी ना सोसाइटी की आँख होता है। ठीक है, तो शायर जो है वो सोसाइटी की आँख होता है, उसको नॉलेज होता है। ठीक है। फिर इसी तरीके से जो हमारी आपने बताया कि मुख्तलिफ पहलू होते हैं, तो शायरी जो है एक, जब हम शेर कहते, कोई भी बंदा कहने लगता है, उसने क्या नहीं कहना या क्या कहना है वो बात की बात है। सही है। तो जो ऑब्जेक्शन होती है ना शायरी में, मेनली एक ऑब्जेक्शन होती है। लाइक हमने कोई शेर कहना ना, मैंने अपना मौजू देना या मैंने किसी के मौजू को डिनाई करना, तो मैंने शेर कहना। सही है। मैं फॉर एग्जांपल 4 बंदों में बैठा हूँ, ये अल्लाह की एक बड़ी नेमत होती है शायर जो वो शायरी करता है। मैं 4 बंदों में बैठा हूँ, मैं उनको अपनी बात जो है, उन्होंने कोई बात की और मैं उसे मानता नहीं हूँ, मैंने अब उसको अपोज भी नहीं कर सकता है, तो मैं अब वहाँ पे किसी शेर का सहारा लेके, शायर जो होता है दलीलन शेर, दलील, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ एक छोटी सी, वहाँ पे मैं शेर सुना दूंगा दलीलन, ठीक है, और मैं अपना कहीं ना कहीं पेश कर दूंगा कि मैं ये चाहता हूँ। सही है। तो शायरी का जो मामला है वो ऐसा ही मामला है थोड़ा। आप जो है एक शायर, कोई भी बात मुआशरे में आया कि वो हमारी जो पॉलिटिक्स है, हुकूमत है, उसकी कोई चीज़ होती है जो नहीं भाती, जो मुल्क में गलत चल रहा होता है, दुनिया में कुछ गलत चल रहा होता है, उसने एक वो ऑब्जर्वर है, लाइक दुनिया अलग है और वो उससे अलग बाहर बैठा है और वो दुनिया को देख रहा है। सही है। उसने मामलात को देख के शेर कहने हैं, वो जाके केस अब लड़ नहीं सकता एक शायर जाके अदालत में, लेकिन उसने अपना वहाँ पे रोल अदा कर देना है। तो ये मामला है शायरी का और शेर का। ठीक है जी। तो आपने ये चीज़ें जो है वो मैं आपके थ्रू ही किसी और का दिमाग पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, अब्बास ताबिर साहब से कभी ये सवाल हुआ होगा आपसे, आपने किया हो, कोई उनका शागिर्द बैठा हो, कोई आता है, कोई इंटरव्यू करने आया हो, तो वो इस हवाले से क्या जो है नज़रिया रखते हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को कैसे समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। तो क्या आप, अच्छा मेरा सॉरी मैं इंटरप्ट किया आपको, जो उनके शागिर्द हैं, क्योंकि आपका उनसे एक लिंक है, कैसा है, क्या आप उन जो वो बता रहे होते हैं वो 100% लेते हैं या जितना वो पिक कर रहे हैं उतना ही पिक कर रहे हैं आप? बाकी लोग या आप मुझसे पूछ रहे हैं? मेरा आपका पूछ रहा हूँ। ताबी साहब को पहले तो ये है कि शेर का मामला उनके नज़दीक क्या है। ताबी साहब का एक शेर है कि दुनिया में जो मैं शेर की तासीर से पहुंचा, वाह, दुनिया में जो मैं शेर की तासीर से पहुंचा, ये फैज़ मुझे सिलसिलाए मीर से पहुंचा। क्या कहने, वाह वाह। ठीक है, ये ताबी साहब का एक शेर है। और इसी तरीके से उनके और भी शायरी के मौजू पे उनके काफ़ी शेर हैं। तो ताबी साहब का मामला भी कुछ ऐसा है। सही। वो शायरी में असातिज़ा से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। हमने उनको जितना देखा है, मेरे साथ मेरे जो दोस्त होते हैं, जो हम अब शायरी कर रहे हैं,
अभी हमें अरसा ही नहीं हुआ, हम शायरी कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हमारी सही। उम्र है सीखने की। तो ताबी साहब हमें एक मुताले का कहते हैं। उसके अलावा वो ताबी साहब हमें हमेशा जो है शायरी सुनाते हैं, सीनियर्स की शायरी सुनाते हैं। और ऐसा मालूम होता है कि इनको जैसे किताबें याद होती हैं ना किसी की, हमें ताबी साहब याद है, हमारे आइडियल है वो, ठीक है, बिल्कुल। हमें ताबी साहब की एक चीज़ याद है। इवन के उनके साथ हम उठते बैठते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा भी हमें मौजूद है। जी। हम कहीं पे बात कर रहे हैं या मैं कहीं पे शेर पढ़ रहा हूँ, वो इस चीज़ को अपोज भी करते हैं, वो कहते हैं कि अपनी एक अलग से शनाख्त होनी चाहिए। Yes. तो उनको मुख्तलिफ, मीर हो गए, मीर को वो बहुत पसंद करते हैं। अच्छा। कभी हमने डायरेक्ट नहीं पूछा उनसे, लेकिन दर्द ऐसा- का शायर हाँ, है। मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि मैंने क्या जज किया है ताबी साहब की पर्सनैलिटी को। मीर को वो बहुत पसंद करते हैं। सही। और उसके अलावा वो सीनियर्स में जो है मिर्ज़ा गालिब उसके बाद है, उसके बाद वो पूरा नीचे तक आते हैं। उन्होंने तो तसव्वुफ हमारा वो गुज़र है सराइकी, जो हमारा वो बेल्ट है, हम सराइकी हैं बेसिकली, जी, जी। मुल्तान, और वो हमारा जो बेल्ट है, मिल्सी से हाँ, आपका ताल्लुक मिल्सी है। से। जी तो जो बाबा फरीद थे, शायर थे, जी जी जी। हमारा जो है कहीं ना कहीं ताबी साहब उनकी किताबें भी पढ़ते हैं, उनका ताल्लुक, उनको इतना वो उस पर भी ग्रिप रखते हैं। सही। ताबी साहब फिर गालिब की जो है वो चीज़ें भी पढ़ते हैं। जबरदस्त। तो ताबी साहब का बहुत ज़्यादा ग्रिप और बहुत ज़्यादा नॉलेज है। यानी अगर वो एक शेर कहते हैं ना, अब उन्होंने एक शेर हमें सुनाया, वो एक शेर मुझे सुनाते हैं, उमर देखो ये गज़ल हुई है, मैं भी लिख रहा हूँ, मैं कहता हूँ सुनाए, शेर सुनाते हैं और मैं दंग रह जाता हूँ कि यार सुभान अल्लाह, भी लेवल है उनका एक। वो हफ्ते बाद मुझे वही गज़ल सुनाते हैं, मैं किसी और के साथ हूँ, मतलब दोस्तों में बैठ के ज़रा गज़ल देखिएगा, गज़ल हो रही है, वो मिसरे चेंज होते हैं और उसमें और लाइक उनकी जो पीक उनकी स्टैंडर्ड को जारी होती है, उसमें और तब्दीली आ जाती है। तो ताबी साहब मुसलसल एक प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। अब वो शेर पे मेहनत कर रहे होते हैं। अब हम रास्ते में से कहीं जा रहे हैं ना, रास्ते में हम किसी भी दुकान पे रुके हैं, अब हमने चाय लेनी है, ठीक है, हमने उसको कह दिया चाय दे दो। अब ताबी साहब लाइक वो मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि वो कितना शेर को बसर करते हैं, शायरी को बसर करते हैं। अब उन्होंने वहाँ पे भी बैठ के ना, मतलब ये बात करनी है कि शेरी अंदाज हाँ, में। शेरी अंदाज में, मतलब वो कैसे गुनगुनाते हैं ये चीज़, जैसा कि दुकान वाले मुझे एक कप चाय दो, दुकान वाले मुझे एक कप चाय दो। ये मतलब ऐसी चीज़ें, मैंने मिसाल दी आपको छोटी सी। जी जी। वो ज़िंदगी में हर चीज़ को इस तरह से वो बसर कर रहे हैं ताबी साहब, शायरी को बसर कर रहे हैं ज़िंदगी के हर पहलू में, और यही चीज़ वो हमें सिखाने की कोशिश करते हैं कि शायद ये लोग सीख जाएं। तो ये मामला चल रहा है। ये प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस से वो तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं जी, आप लोग इससे ज़्यादा सीखते हैं। जी। अच्छा, कभी ऐसा मोड़ आया है कि आपने कहा शायरी छोड़ देनी चाहिए? मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं 100 लफ्ज़ी कहानी लिखा करता था, अभी भी कभी कभार दिल करता तो लिख लेता हूँ, लेकिन वो कुछ अदबी मसरूफियात और कुछ दूसरी मसरूफियात इस तरह हैं क्या वो लिखी नहीं जाती हैं। अच्छा, मैंने एक पॉइंट ऐसा है उनको मैंने लिखना छोड़ दिया। क्यों? अ फैक्ट वाज डैट कि मैं वो फैक्ट्स देखता था, उसमें होता ये था कि शायद आपने पढ़ी हो कोई भी 100 लफ्ज़ी कहानी, उसमें होता ये था कि स्टार्ट कुछ लिया, सेंटर कुछ आया और एंड पे जाके बस लाइक कि ये क्या हो गया। तो मैं जो ना सारा दिन फिर फैक्ट्स ही देखता रहता था, अच्छा इसने ये कहा मैं इसको यूज़ करूँगा, मैं यूँ यूज़, मैं और कहीं माइंड नहीं लगा पाता था। क्या मेरी स्टडीज़ भी है, मेरी और भी चीज़ें हैं, क्यों ना मैं कुछ और कर लूँ, इससे बेहतर ये है। तो फिर कभी आपकी लाइफ में ऐसा आया कि यार मैं शायरी को वक्त दे रहा हूँ, शायद ज़ाया कर रहा हूँ? अच्छा, ज़ाया तो अब नहीं कह सकते क्योंकि माशाल्लाह आपने मुकाम भी बनाया और बड़े सहूलत के साथ शेर कहते भी हैं और मनवा भी रहे हैं, लोहा अपना मनवा चुके भी हैं। तो ऐसा कभी पॉइंट आया हो या किसने क्रिटिसाइज कर दिया हो? इस तरह होता है, क्रिटिसाइज तो नहीं, इस तरह मामला कभी भी नहीं हुआ कि मैं सोचूं कि मैंने शेर छोड़ दूं, मैं शेर ना कहूं। एक मायूसी और एक उदासी हो जाती है बाज़-औक़ात जब शेर नहीं हो रहा होता, तब मैं अपने आप को एक आम इंसान से कंपेयर करता हूँ। सही है कि यार ये सो रहा है, अब रात के 1-2 बजे हैं, मैं दोस्तों के साथ रहता हूँ, मैंने आपको बताया कि ये बंदा सो रहा है, मुझे फॉर एग्जाम्पल एक शेर पूरा करना है और मैं मिसरा सोच रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि यार एक मायूसी होती है जब शेर नहीं हो रहा होता इंसान से, वो फेज़ आ जाता है, एक माह तक वो फेज़ चलता है। और वैसे मैं शेर कह रहा हूँ, अभी मेरी उम्र, मुझे 2-3 साल हुए हैं शेर कहते हुए, ऐसा प्रोसेस कभी नहीं हुआ। और एक और चीज़ इसमें मैं एडिशन करूँगा, जो शायरी है कि बाकी नेमतों की तरह अल्लाह की एक नेमत है जो वो शायर को देते हैं। अब कितने लोग हैं जिनके पास सेहत नहीं होती, अब हम चल रहे हैं, वो लोग कहते हैं कि यार हम चलें, वो उधर पड़े हैं स्ट्रेचर्स पे हॉस्पिटल्स में, वो नहीं चल सकते। इसी तरीके जो सक्सेसफुल लोग हैं जिनका एक स्टेटस है और जिनका स्टेटस नहीं है, एक लो जो स्टैंडर्ड वो है पड़ा, वो इस तरह कंपेयर करते हैं, काश हमारा भी स्टैंडर्ड हो, ठीक है, हमारा भी उतना ही वो जो है माश उतना हो जितना उनका लेवल है।
इसी तरीके कितने ही लोग हैं, आपको भी लोग कहते होंगे कि यार हमें मुशायरे में बुलाओ या हमें शायरी सिखाओ, हुज़ैफा भाई मेरी गज़ल तो देख के दे दें, और वो मतलब तड़प रहे होते हैं लोग कि हम शायर बन जाएं। अल्लाह ताला ये नेमत किसी किसी को ही देते हैं कि वो शेर कहे, और इससे मायूस होना ये फिर अल्लाह ताला की नेमतों से मायूस होने वाली बात है, इससे नहीं होना। मायूसी वैसे भी कुफ्र है। तो अभी आपने जैसे कि बात की, उनसे रिलेटेड आप सीखते हैं, प्रोसेस से गुजरते हैं, तो मेरी नज़र में बहुत से ऐसे शुराफाक लोग गुजरे हैं और जो अभी भी हैं, जो नौजवानों की तरबियत में कोई अच्छा खासा जो है उनका कोई किरदार नहीं है, वो अपना हाथ पल्ला नहीं पकड़ाते हैं। आप हो गए, मैं हो गया, हम नौजवान कोशिश कर रहे होते हैं, मेरे जैसे और भी बहुत से नौजवान कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें इस बंदे की सोहबत मिल जाए, सोहबत ही मिल जाए बड़ा है, हम देख सकें कि ये बंदा क्या करता है, कैसे लिखता है, कैसे बोलता है। नॉट ओनली इन दैट टर्म्स कि आप शेर ही कहने के लिए वहाँ जा रहे हैं, आप ज़िंदगी गुजारना भी अच्छे से सीख सकते हैं। आप किसी को अगर मेंटोर मान रहे हैं, आइडल मान रहे हैं, तो आप उस जैसा बनने की कोशिश भी तो कर रहे हैं। तो क्या वजह है कि नौजवानों को ऐसे लोग मुयस्सर कम आ रहे हैं? वो अपना ही वो चाहते हैं कि यार हम महदूद हो जाए। मैं अच्छा इस तरफ भी अगर जाए ना, हम उनको तंग नहीं करते हैं बिलफर्ज, लेकिन वो अपना थोड़ा सा वक्त तो हमें दें, नौजवानों को वक्त तो दें कि वो कुछ सीख सकें, क्योंकि नौजवान ही फ्यूचर है पाकिस्तान का। सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, हर कंट्री में नौजवान जो है उनका फ्यूचर है। वो एक नस्ल दर नस्ल एक चीज़ चलनी है जो वो आप लोगों से सीखेंगे, वो आगे तक पहुंचाएंगे। वो अदब है या कोई और चीज़ है? तो ऐसा क्यों है? एक शेर है तावी साहब का, मैं सुनाता हूँ कि काफ़ी शेर है उनके इस मौजू पे। एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ, अभी उन्होंने वो बल्कि चेंज भी किया था। सांप आते हैं मुझे डस के चले जाते हैं। वाह। सांप आते हैं मुझे डस के चले जाते हैं, मेरे अंदर है कहीं दफन खजाना मेरा। क्या कहने। एक और शेर है उनका, वाह वाह वाह। इसलिए अब मैं किसी को नहीं जाने देता, इसलिए अब मैं किसी को नहीं जाने देता, जो मुझे छोड़ के जाते हैं चले जाते हैं। क्या कहने। ठीक है, वाह। अब एक जो असातिज़ा हैं, ताबिज़ साहब तो हमारे मौजूद हैं, एक हम उनका साया हमारे सरों पे मौजूद है। उनके अलावा जो असातिज़ा हैं, मेरे दोस्त हैं काफ़ी, मेरे जो उम्र के हैं, हम शेर इकट्ठे कह रहे हैं, तो मैं उनका एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ कि वो मुझे बताते रहते हैं सब चीज़ों के बारे में। तो उनका ये कहना होता है कि लाइक जो असातिज़ा हैं उनके पास टाइम क्यों नहीं देते। उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है 35 साल 40 साल या 30 साल 25 साल असातिज़ा ने वो किसी मकाम पे पहुँचे हैं। अब जो नौजवान शायरी से मुतासिर होके जा रहा है ना, उसने कभी भी एक तो उसने अदब करना है, उसमें एक अदब का फैक्टर होगा जो किसी भी शायरी से जो पूरा बैकग्राउंड लेके आ रहा है। असातिज़ा उसको देख लेते हैं ना, लड़कों को, बच्चों को असातिज़ा जो है उनको पता चल जाता है। मैं फॉर एग्जांपल जा रहा हूँ, मैं किसी वसी शाह साहब या किसी का भी मैं नाम ले लूँ, बहुत बड़ा जिनका नाम हो, मैं उनके पास चला जाऊँ या आप उनके पास चले जाएं, आप उनको कहें सर ये मैं आपसे शायरी सीखना चाहता हूँ, मैंने वीडियोस देखी हैं 8-10 लोगों की, जो चीज़ें चल रही हैं मैं आपको वही बता रहा हूँ। बिल्कुल मैंने जी 8-10 लोगों की वीडियोस देखी हैं, मैंने 8-10 लोगों के सर शेर पढ़े हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी अभी शेर कहूँ और मैं जाके ना आज शेर कहना सीख जाऊँ सर, और मैं 2-3 हफ्तों में या महीनों में सर मैं दुबई चला जाऊँ, और सर 6 माह बाद मेरी किताब आ जाए, और सर साल बाद मेरी 2 किताबें आ जाए, वर्ल्ड टूर भी होता है, वर्ल्ड टूर मेरा होता रहे। तो ये मामला जो है ना, ये फैक्टर देख के असातिज़ा ये चीज़ देख के उनको दुख होता है इस चीज़ का। शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं, हाँ वो शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं। कोई भी शॉर्टकट जो है वो नहीं है पहुंचने का, आगे तक किसी मंजिल तक पहुंचने का। इसीलिए हमें चाचू ये बताते हैं कि आपको प्रोसेस से गुजरना बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। कई चीज़ें होती हैं, वो कहते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। लाइक हमारे लिए, मैं हूँ या मेरे दोस्त हैं जो हम साथ होते हैं, बाजू का मिलते हैं ताबिज़ साहब से, कहते हैं मैं चाहूँ तो आपका फ़ायदा हो सकता है इस तरीके से, लेकिन आप प्रोसेस से नहीं गुजरोगे, बाद में आप जो है कहीं भी नहीं नज़र आओगे। अगर आप चाहते हो कि आप नज़र आओ, तो ताबिज़ साहब का शेर है कि दो पलक बीच कभी राह ना पाई वरना, 2 पलक बीच कभी राह ना पाई वरना, मैंने कोशिश तो बहुत की नजर आने के लिए। क्या कहने। ठीक है, अब जो है वो कहते हैं कि इंसान को कोशिश करनी चाहिए, अगर उसने नज़र आते रहना चाहिए, अगर वो चाहता है कि वो नज़र आता रहे, पूरा प्रोसेस है उससे गुजरना है, प्रोसेस उसका वो मुताला है, उसकी शायरी है, उसने उसका शेर पे मेहनत है। शेर आप कहना सीख गए, अल्लाह ताला ने आप पे जो है वो करम कर दिया, आपको दे दिया, अब आपने कहना क्या है,
ठीक है, ये आपके हाथ में होता है और आपने इस पे मेहनत करनी होती है। उसके बाद फिर हज़ारों चीज़ें होती हैं आपके सामने, डिफरेंट चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल आप हुस्न का कह रहे हो, हुस्न की वैल्यू एक है, आपने बात की थोड़ी देर पहले, हुस्न की वैल्यू है शेर कहने में या शायरी में, नेचर की भी वैल्यू है। इसी तरीके पूरी कायनात है जैसे, उसमें कोई लोग जो है वो इंसान को ले लेते हैं, कोई लोग नेचर को ले लेते हैं, कोई लोग उसमें से समुंदर को ले लेते हैं, कोई लोग परिंदों को ले लेते हैं, कोई लोग जो है इंसान अपना हुस्न में जाके कोई लोग बालों को ले लेते हैं, कोई लोग आँखों को ले लेते हैं। इस तरीके से ये चीज़ें भी नेसेसरी हैं। इवन के कुरान पाक में सूरत दुहा है, जी उसमें वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, वहाँ पे अल्लाह ताला भी अपने महबूब की कसम उठा रहे हैं किसी भी बात की अहमियत साबित करने के लिए कि उनकी आँखें ऐसी हैं, हुजूर की जुल्फ़ें ऐसी हैं। क्या तो ये चीज़ें जो है ये ज़रूरी है, हुस्न भी ज़रूरी है। आपकी दलील पे वाह, बहुत शुक्रिया। हम किसी भी चीज़ को जब मनवाना चाह रहे होते हैं ना, या हम बता रहे होते हैं कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो हमारे शायर के पास वो शेर होता है। चाबी साहब फरमाते हैं शेर में एक दावा होता है और एक दलील होता है। ऊपर दावा होता है एक मिसरे में और एक मिसरे में उसकी दलील होती है। तो इस तरीके से हमें शेर कहना, वो इस हमारी तरबियत वो कर रहे हैं इस तरीके से। तो बस ये मामला चल रहा है सारा। माशाल्लाह, नौजवानों की तरबियत इस तरह से हो तो मैं नहीं समझता कि नौजवान भटकेंगे और ऐसे लोग मुयस्सर आना भी। अच्छा, मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, ये कहना भी चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके घरों में आवाज़ ताबिश नहीं है तो आप अच्छे अदीब नहीं बन सकते। बड़े लोग ऐसे हैं जो खुद बने, लेकिन वो खुद भी किस तरह बने, उन्होंने मेहनतें की हैं, उन्होंने सोहबतें ढूंढी हैं, उन्होंने कंपनीज ऐसी अपनाई हैं, वहाँ गए हैं, सीखा है, मुतालिया किया है। मुतालिया की आपने बात की, वो बहुत अच्छा कर दिया कि उसको भी इंक्लूड कर दिया, क्योंकि मुतालिया के बगैर तो कुछ भी नहीं है। ऑब्वियसली आप आए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं इनको बहुत बखूबी जानता हूँ, हमारा रोज़ मिलना है, गालिबन हमारी दूसरी मुलाकात है ये, तो एक मुशायरे में पहले मुलाकात हुई है, उसे भी एक साल हो गया एक, तो उसके बाद आज मुलाकात हो रही है, वो भी पॉडकास्ट के लिए। अब मैं बगैर कुछ जाने भाई को बुला लूँ और मैं कहूँ जी अस्सलाम वालेकुम, ये वो, आप मुझे बताएं कि क्या मामला आता है, शेर किसे कहते हैं, ऐसा नहीं होता है, एक नॉलेज चाहिए होता है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मैंने ही इस चीज़ को स्टडी किया, भाई यहाँ पर आए वो मुझे भी स्टडी करके आए। हाँ, बिल्कुल। मैं जिस बंदे के बाद मैं जा रहा हूँ तो वो क्या करना चाह रहा है, वो उसका अंदाज़ और ये वो बाकी मामला सेटअप वगैरह, तो ये बहुत ज़रूरी है, मुतालिया होना चाहिए। आगे चलते हैं जी इख्तिताम की जानिब। जी ज़रूर। एक खूबसूरत सी गज़ल सुनाए अपनी, ज़रूर। उसके बाद नौजवानों के लिए कोई पैगाम दे। ज़रूर है। गज़ल पहले मैं पैगाम दे देता हूँ। ठीक है, गज़ल भारी है। गज़ल भारी जी बिस्मिल्लाह। पैगाम, क्योंकि मैं खुद भी नौजवान हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैं जो है मेरी जो बात होगी वो लकीर होगी उस पे लोहे पे, लेकिन फिर भी जो मैं सीख चुका हूँ या मैं जो भी सीख रहा हूँ, जी बिल्कुल, वो शायरी के हवाले से मैं दूंगा ना, जी बिस्मिल्लाह, टिप दूंगा कि अकॉर्डिंग टू फैज़ अहमद फैज़ साहब, आप जब शेर कहता है कोई भी नौजवान शायर, वो क्राफ्ट ठीक है देख रहा है, वो सीनियर्स की शायरी पढ़ रहा है, वो छांट रहा है उसे, एक अपना रंग उसका एक बन रहा है, लेकिन इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसने बात अपनी करनी है। सही है, उसने अपने दिल की बात करनी है। ये शायर जो कहते हैं कि लाइक कोई भी शायर है, हमें ये ऐसा होता है कि हर शायर जो है ना थोड़ा पसंद होता है, क्योंकि हमारे अंदर वो एक चीज़ है। मुझे फॉर एग्जांपल मोहब्बत है किसी भी चीज़ से, ठीक है, किसी दरख्त से मुझे मोहब्बत है। अब एक शायर है, उसने 10 गज़लें सुनाई हैं, 10 शेर सुनाए हैं, उसमें 2 हैं दरख्त वाले, वो मैं 2 ले लूँगा। कोई और शायर है, उसने 3 सुनाया, मैं वो उसके 3 उठा लूँगा। अब मुझे वो 10 के 10 शायर पसंद हो गए। अब कल को मैं जब शायर बनूंगा तो मुझे फोकस करना होगा, या ऑटोमेटिकली पहली बात तो मैं करूँगा उस पर फोकस। दूसरी बात, मुझे डर नहीं होना चाहिए कि यार दुनिया उदासी को छांट रही है, दुनिया मोहब्बत को छांट रही है, या दुनिया मायूसी की तरफ जा रही है, या दुनिया सिर्फ अल्लामा इकबाल साहब जैसे उनकी शायरी थी, उसके बाद दुनिया उस तरफ जा रही है, किसी का रंग जानबूझ के अपने ऊपर वो कर रहे हैं कि मैं भी, उसने ऐसा किया वो यहाँ पे है और कोई सीनियर, तो मैं भी वहाँ पे जाऊँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी नौजवान शायर को अपनी जो है ना अंदर, जो उसके अंदर चल रहा है, उसकी जो कंडीशन चल रही है, वो फिजा ले, उसको बयान करना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया।
उस फिजा को लेते हुए जो है वो एक अच्छा शायर बन सकता है, वो अच्छा अदीब बन सकता है। अच्छा, यहाँ पे मामला ये नहीं है कि अच्छा शायर बनना है, अच्छा इंसान बन के फिर अच्छा शायर बनना है। बिल्कुल अच्छा इंसान वो होगा जो इन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करेगा। सबसे पहले कि मैंने ऑब्जर्वेशन करनी है, मुताला करना है, वो अच्छा यहाँ पर कैटेगरी आ गई ना, अच्छा इंसान और दूसरा। मैं दूसरा कुछ नहीं कहता, वो जो कुछ नहीं है वो शॉर्टकट ढूंढता है। जी जी जी, ठीक है, वो शॉर्टकट ढूंढेगा। अच्छा यार ये भी चल ही जाता है, कोई बात नहीं, क्योंकि टिकटॉक का दौर है, दूसरा दौर है, तो टिकटॉक की भी शायरी, अब बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम कर भी सकते हैं, लेकिन चूंकि वक्त की कमी के बायस, तो खैर उस जानिब अभी हम नहीं जाते। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी दिन उस पर बात करेंगे। तो आप अपनी गज़ल कोई अच्छी सी सुनाएं। और जरूर जरूर मैं गज़ल सुनाता हूँ। जी जी, ताज़ा गज़ल हुई पिछले दिनों में, मैंने सुनाई माशाल्लाह, कमी जगह पे, वो सुनाता हूँ। जी जी। दिल जो लगता हुआ लगता है किधर लगता है, किधर लगता है, दिल जो लगता हुआ लगता है किधर लगता है, अब तो इजहार मोहब्बत से भी डर लगता है। क्या कहने, और सबकी मौजूदगी में शेर सुना देना तुम, क्या अच्छा है, सबकी मौजूदगी में शेर सुना देना तुम, और फिर देखना ये तीर किधर लगता है। हाँ हाँ, क्या मुकर्रर कीजिए, वाह वाह वाह, सुभान सबकी अल्लाह। मौजूदगी में शेर सुना देना तुम, और फिर देखना ये तीर किधर लगता है। सबसे मिलने पे तेरे डर नहीं लगता मुझको, सबसे मिलने पे तेरे डर नहीं लगता मुझको, खुद को मैं हौसला देता हूँ मगर लगता है, और सबसे मिलने पे तेरे डर नहीं लगता मुझको, खुद को मैं हौसला देता हूँ मगर लगता है। देर तक नशाए वहशत में मगन रहता हूँ, वाह, देर तक नशाए वहशत में मगन रहता हूँ, देर तक नशाए वहशत में मगन रहता हूँ, इससे निकलूं तो मुझे दश्त से डर लगता है। आहा, क्या कहने उमर भाई, वाह। देर तक नशाए वहशत में मगन रहता हूँ, इससे निकलूं तो मुझे दश्त से डर लगता है। जब भी गुस्से में मेरी बात पे हंस दे कोई, वाह, जब भी गुस्से में मेरी बात पे हंस दे कोई, एक ही वक्त में वो शम्सो कमर लगता है। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सो मच, बहुत ही कमाल। आपका ही एक शेर है जो आपने अपने मेंटोर को ट्रिब्यूट पेश किया हुआ है, वो उसी के साथ मैं अपनी इस पॉडकास्ट का इख्तिताम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो पहला मिसरा मैं पढ़ूँ और दूसरा आप पढ़ें। जी जरूर जरूर जरूर। मुझको उस शख्स पे ताबिश का असर लगता है, मुझको उस शख्स पे ताबिश का असर लगता है, क्योंकि ये शेर सुनाए तो निडर लगता है, क्योंकि ये शेर सुनाए तो निडर लगता है। ये थे जनाब उमैर मुश्ताक, इनसे हमने गुफ्तगू की और इनके मुताबिक शेर क्या है, शेरी दुनिया में कदम रख चुके हैं, इनका ये सफ़र कैसे चल रहा है, लोगों तक शेर पहुंचाने के लिए इनकी क्या कोशिशें हैं, वो हम देखते रहते हैं। आपका शुक्रिया कि आपने पॉडकास्ट के लिए वक्त निकाला और आए, और ये मोहब्बत भरे पैगामात, सवालात, जवाबात लोगों तक पहुँचे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से आपको ये फ़ख्र है कि आप जनाब अब्बास ताबे साहब के भतीजे हैं, और उनको भी ये फ़ख्र होगा कि आप उनके भतीजे हैं, तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब उमैर मुश्ताक की एक अपनी जो है वो एक शजर कारी करता हुआ चले जाएगा शेरों की। तो इंशाल्लाह नाज़रीन, हमें दीजिए इजाज़त, आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में या किसी और वीडियो के पैगामात के थ्रू आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।